नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त कुलदीप सिंह चौधरी स्वागत करता हूं आपका इतिहास की इस क्लास में। साथियों, पिछली क्लास में आधुनिक राजस्थान में 1857 की क्रांति का चैप्टर हमने पढ़ा था और 1857 की क्रांति का ही एक परिणाम अगर हम देखें तो परिणाम के रूप में ये आया कि राजस्थान के या भारत के जो वर्ग थे, चाहे वो जन सामान्य हो, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, उन लोगों ने अपने अधिकारों के खिलाफ बोलना सीखा इस 1857 की क्रांति से। उसी का एक परिणाम हुआ कि जब अंग्रेजों ने 1857 के बाद भी अपने दमनकारी कानूनों को बंद नहीं किया, नए नए तरीके से शोषण जारी रखा, तो जब किसानों का शोषण किया तो किसानों ने आंदोलन किया, और जब जनजातियों के अधिकारों को छीनने का प्रयास किया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो तब जनजातियों ने आंदोलन किया। तो आज की ये जो क्लास है राजस्थान में किसान और जनजाति आंदोलनों से रिलेटेड है, और हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर आता है, चाहे वो एक प्रश्न हो, दो प्रश्न हो, वो प्रश्न हर एग्जाम में आता है। थोड़ा ढंग से पढ़ना, बहुत इजी चैप्टर है। अब ये किसान और जनजाति आंदोलनों में हमें पढ़ना क्या है? किसान और जनजाति आंदोलनों में हमें बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ना है, बेंगू किसान आंदोलन पढ़ना है, बरड़ यानी कि बूंदी के किसान आंदोलन के बारे में पढ़ना है, भरतपुर का किसान आंदोलन, अलवर में जो मेव आंदोलन हुआ, ये एक अलवर किसान आंदोलन अलग है, और नीमूचड़ा किसान आंदोलन, नीमूचड़ा हत्याकांड, एक सीकर क्षेत्र के किसान आंदोलन यानी कि जयपुर राज्य किसान आंदोलन, उसके अलावा मारवाड़ राज्य किसान आंदोलन, वो भी पढ़ने हैं। और इधर जनजातीय आंदोलनों में अगर हम बात करें तो जनजातीय आंदोलनों में मेव विद्रोह, जो शुरुआती विद्रोह हुए अंग्रेजों के खिलाफ, भील विद्रोह, और किस प्रकार ये भील विद्रोह भगत आंदोलन में तब्दील हुआ और एक ही आंदोलन में तब्दील हुआ, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो किसान आंदोलन अलग से देखने हैं और जनजातीय आंदोलन जो है हवा में अलग से देखने हैं। अब साथियों, किसान आंदोलनों के जो कारण हैं, उन कारणों में बात वही है कि कोई एक कारण नहीं होगा। किसानों के साथ अंग्रेजों ने जो गलत किया वो सभी इसके कारण हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो लगान दर है, भू राजस्व, लगान दरें बढ़ी हुई होती थी। कई प्रकार के लगान दरों के अलावा भी जो अलग से कई टैक्स लिए जाते थे, जिन्हें कहा जाता था लाग बाग, जिन्हें कहा जाता था लाग बाग। इन लाग बागों से और बढ़ी हुई लगान दरों से किसान जो है वो परेशान थे, और फिर किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो आंदोलन की। इसके अलावा कई प्रकार की नई चीज़ें यहाँ पर लाग बागों के अंदर अगर हम देखें तो कई नाम हमारे सामने आते हैं। जैसे एक नाम आता है लाटाकूटा। लाटाकूटा का मतलब क्या है? लाटाकूटा का मतलब है साहब, अनुमान के आधार पर लगान वसूली। अनुमान के आधार पर लगान वसूली अंग्रेज किया करते थे, उसे लाटाकूटा जो है वो कहा जाता था। इसमें यह होता था कि साहब किसान की खड़ी फसल का अनुमान लगा लिया कि साहब इससे 50 बोरी होगी उपज, इस 50 बोरी में साहब 25 बोरी हमें चाहिए। अब मान लो अकाल पड़ गया, फसल को पानी नहीं मिला या बाढ़ आ गई, फसल खराब हो गई, और जितनी 50 बोरी का अनुमान लगाया था उतनी 50 बोरी नहीं हुई और किसान की कुल उपज हुई 30 बोरी। अंग्रेजों ने फिक्स कर रखा है कि 25 बोरियां हमें चाहिए टैक्स के रूप में, तो अब 50 हो चाहे 30 हो, अंग्रेज कितना वसूल करेंगे? 30 बोरी वसूल करेंगे। तो ये था आपका लाटाकूटा। इसके अलावा एक और टैक्स जो भी हम आगे पढ़ेंगे, चौरी कर। किसान अगर अपनी बेटी की शादी करेगा तो उसके लिए भी जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। बताओ आप, पुत्री का विवाह अगर किसान करेगा तो उसको 5 रुपये और कई जगह 13 रुपये भी बताया हुआ है। 9th क्लास की NCERT में 13 रुपये लिखा हुआ है। बेटी किसान की है, बेटी का विवाह किसान कर रहा है, पूरा खर्चा किसान कर रहा है, लेकिन बेटी का विवाह करने की अनुमति लेनी पड़ेगी ठिकानेदार से, और उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा, वो है चौरी कर।
इसके अलावा एक होता था तलवार बंधाई। नया ठिकानेदार जब गद्दी पर बैठता था, नया ठिकानेदार जब गद्दी पर बैठता था तो राजा द्वारा ठिकानेदार से एक टैक्स वसूल किया जाता था और ठिकानेदार उस टैक्स को जनता के ऊपर लाद देता था। तो ये तलवार बंधाई नया ठिकानेदार जब बनता था तो उसकी ताजपोशी पर या उसे जब सम्मान का समारोह किया जाता था तब दिया जाता था। तलवार बंधाई के बाद और जैसे कुंवर कलेवा, एक नाम आता है कुंवर कलेवा। ठिकानेदार का बेटा अगर नाश्ता करेगा तो उसका भी टैक्स किसे देना है? किसानों को देना है। इसके बाद चूड़ा लाग, ठिकानेदार की पत्नी अगर मार्केट से साजो सामान का कोई श्रृंगार का कोई सामान लेकर आएगी, नए चूड़े बिंदियां वगैरह, नए आभूषण, तो उसके लिए भी टैक्स देना पड़ेगा। सूटा बाटी या जाजम लाग, कई प्रकार के लाग अलग से थे। तो मेवाड़ क्षेत्र में जो ठिकानेदार थे, उन ठिकानेदारों ने इतने अलग अलग प्रकार के लाग बाग जनता के ऊपर लगाए हुए थे कि किसानों ने फिर आंदोलन का रास्ता अपनाया। वहीं जब राजस्व अधिकारी कर वसूल करने के लिए गांव में जाते थे तो गांव वालों से मारपीट करते थे, उनकी महिलाओं, उनकी बेटियों के साथ छेड़छाड़ किया करते थे। ये भी इन आंदोलनों के कारण है। समय समय पर नई लगान व्यवस्था, नया भूमि बंदोबस्त ये लेकर आते थे, ये भी इन आंदोलनों का कारण है। तो किसान आंदोलनों के बारे में हम देखें तो किसान आंदोलन जो स्टार्ट होंगे उनमें पहला आंदोलन हम पढ़ेंगे वो है आपका बिजोलिया किसान आंदोलन। सबसे इंपॉर्टेंट किसान आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से लेकर 1941 तक 44 सालों तक चला, 44 इयर्स तक, और पूरे भारत का ये पहला संगठित किसान आंदोलन था। क्योंकि इससे पहले किसानों ने जो आंदोलन किए वो छोटे मोटे स्तर पे किए, कोई विशेष रणनीति नहीं थी, कोई संगठित रूप नहीं था, व्यवस्थित रूप नहीं था। लेकिन बिजोलिया किसान आंदोलन पूरे भारत का पहला संगठित किसान आंदोलन है। और इसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि 44 वर्षों तक यह आंदोलन लगातार चला, निरंतर रूप से, क्रमिक रूप से बढ़ता गया, फिर भी अहिंसक रहा। किसी प्रकार की यहां कोई गोलीबारी नहीं हुई, किसी प्रकार का लाठीचार्ज यहां पर नहीं हुआ, किसी प्रकार की दमनात्मक कार्रवाई यहां पर नहीं की गई। तो यह बिजोलिया किसान आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन था और पूरे भारत का पहला संगठित किसान आंदोलन था आपका बिजोलिया किसान आंदोलन। अब बिजोलिया की अगर हम लोकेशन देखें तो बिजोलिया वर्तमान में पड़ता है साहब भीलवाड़ा में। उस समय मेवाड़ रियासत के अंडर आता था और मेवाड़ रियासत में मैंने आपको बताया था कि मेवाड़ रियासत में टोटल ए श्रेणी के 16 ठिकाने थे। ए श्रेणी के 16 ठिकानों का मतलब कि राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में ये आया करते थे। अब ए श्रेणी के ठिकानों में से एक ठिकाना था आपका बिजोलिया। ऊपरमाल की जो जागीर थी, और ऊपरमाल की जागीर के बारे में भी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि राणा सांगा ने जगनेर के अशोक परमार को ये ऊपरमाल की जागीर भेंट की थी। तो यहां के जो सामंत थे या यहां के जो जागीरदार थे ये परमार थे, इस बात का भी याद रखें। ये प्रश्न आया हुआ है कि बिजोलिया के जागीरदार कौन थे, तो यहां के जागीरदार परमार थे। और ऊपरमाल की जागीर का जो संगठन करता था वो अशोक परमार को माना जाता है। और ऊपरमाल की जो जागीर है राणा सांगा ने गिफ्ट की थी अशोक परमार को, जो जगनेर का निवासी था। ऊपरमाल की जो जागीर थी, इस जागीर का सदर मुकाम यानी कि सारे कागजी कार्रवाई बिजोलिया से होती थी। एक तरीके से ऊपरमाल की राजधानी हुआ करता था ये। यहां पर धाकड़ जाति का बाहुल्य था। लगभग जो जनसंख्या थी उनमें लगभग 60% या 60% से भी ज्यादा अंश जो है वो धाकड़ जाति के किसानों का था। और ये धाकड़ जाति के जो किसान थे ये टोटल यहां पर 84 प्रकार की लागबाग से परेशान थे। बिजोलिया में अभी जो मैंने आपको लागबाग बताई, लागबाग का मतलब भू राजस्व के अतिरिक्त जो भी टैक्स लिए जाते थे,
अलग से जो शुल्क लिए जाते थे उन्हें लाग बाग कहा जाता था। ये मैंने आपको बताया अभी, चौरीकर, तलवार बंदाई, कुंवर कलेवा, चूड़ा लाग, इसके अलावा जाजम लाग, सूटा बाटी, ये कई प्रकार के टैक्स थे। टोटल इनकी संख्या थी 84। 84 टाइप्स के लागबाग यहां पर प्रचलित थे और किसानों ने इन्हीं लागबागों के विरुद्ध यह आंदोलन चलाया। यहां के जो ठिकानेदार थे उन्हें कहा जाता था राव जी, इस बात का भी याद रहे, इन्हें प्यार से राव जी कहा जाता था। तो जो भी ठिकानेदार यहां पर बनेंगे उनके नाम के आगे राव जी शब्द या राव शब्द लगेगा, जैसे राव गोविंद दास, राव कृष्ण सिंह, राव पृथ्वी सिंह, तो राव जी के नाम से इन ठिकानेदारों को जाना जाता था। ये परिस्थितियां 1894 तक ठीक थी, किसान संतुष्ट थे। राव गोविंद दास जो है यहां ठिकानेदार थे स्टार्टिंग में इस आंदोलन से पहले, और राव गोविंद दास की मृत्यु हुई 1894 में। राव गोविंद दास की मृत्यु के बाद से सारा मामला उल्टा हो गया। पहले किसान संतुष्ट थे क्योंकि गोविंद दास और किसानों के बीच बहुत अच्छे संपर्क थे, बहुत अच्छे संबंध थे, किसानों का हितैषी माना जाता था यहाँ का ठिकानेदार राव गोविंद दास। लेकिन राव गोविंद दास की जब मृत्यु हुई 1894 में, उसके बाद किसानों और ठिकानेदारों के बीच संबंध जो है वो बिगड़ गए, क्योंकि इसके बाद जो ठिकानेदार आए उन सभी ने जनता का भरपूर शोषण किया और उसी शोषण के खिलाफ बिजोलिया के किसानों ने एक आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया। इस आंदोलन को हम 3 चरणों में पढ़ेंगे क्योंकि 44 वर्षों की एक लंबी यात्रा है, तो अलग अलग तरीके से हम इसे देखते हैं कि किस किस चरण में क्या उपलब्धियां इस आंदोलन की रही, कौन कौन नेतृत्व करता रहे, ये सारी चीजें हम देखते हैं। इसका जो पहला चरण है, ये आंदोलन जब शुरू हुआ 1897 में, तब से लेकर 1915 तक 1915 तक ये आंदोलन चला और इस आंदोलन का जो नेतृत्व करता था वो था साधु सीताराम दास। पहले चरण में साधु सीताराम दास वहां के एक लोकल लीडर थे और पढ़े लिखे आदमी थे, सरकार के यहां नौकरी किया करते थे मेवाड़ रियासत में। तो साधु सीताराम दास पहले चरण के नेतृत्व करता है। दूसरा चरण 1916 से 1923 तक चला। 1916 में विजय सिंह पथिक जो है वो इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं, क्योंकि भारत में सशस्त्र क्रांति करने की योजना विजय सिंह पथिक के हाथों में थी और ये एक बड़ा विद्रोह करने वाले थे। जब इसकी जानकारी अंग्रेजों को चली कि विजय सिंह पथिक और इनके जो साथी हैं ये बड़ा कोई कांड करने वाले हैं, भारत में अंग्रेजों को मारने वाले हैं, तो फिर विजय सिंह पथिक को जो है वहां से भागना पड़ा और फिर ये राजस्थान वाले एरिया में अपना नाम बदलकर, अपना वेश बदलकर, दाढ़ी वाड़ी बढ़ाकर राजस्थान में आ गए और लंबे समय तक राजस्थान के किसान आंदोलनों से ये जुड़े रहे। तो विजय सिंह पथिक जो है इनका असली नाम है भूप सिंह। विजय सिंह पथिक तो इनका बदला हुआ नाम है, जबकि इनका वास्तविक नाम है भूप सिंह। उत्तर प्रदेश में यूपी के रहने वाले थे। यूपी में एक जगह है बुलंदशहर और बुलंदशहर में एक गांव पड़ता है गुठावली गांव। इस गुठावली गांव के ये निवासी थे और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में किसान आंदोलनों का जनक इन्हें माना जाता है। राजस्थान में किसान आंदोलनों का जनक। राजस्थान में किसान आंदोलनों का जनक किसे माना जाता है? विजय सिंह पथिक को माना जाता है। भूप सिंह इनका वास्तविक नाम था, यह भी याद रहे, और उत्तर प्रदेश के ये रहने वाले थे। बुलंदशहर के गुठावली गांव से ये बिलोंग करते थे। सितंबर 1923 में विजय सिंह पथिक को जेल भेज दिया गया गिरफ्तार करके, बाद में पकड़ में आ गई है। और फिर आंदोलन का तीसरा चरण 1923 से 1941 राजस्थान सेवा संघ के हाथों में चला गया। राजस्थान सेवा संघ जो है साथियों 1919 में विजय सिंह पथिक के द्वारा ही एक संगठन बनाया गया था और पहले ये बनाया गया था वर्धा में। वर्धा है आपके महाराष्ट्र में। विजय सिंह पथिक जब महात्मा गांधी से मिलने के लिए गए थे मुंबई, तो वर्धा में इन्होंने राजस्थान सेवा संघ नाम का एक संगठन बनाया था। अगले साल यानी कि 1920 में
इस राजस्थान सेवा संघ का जो कार्यालय है वो अजमेर ट्रांसफर कर दिया गया था। और इस राजस्थान सेवा संघ की एक और बात मैं बताता हूं कि इस राजस्थान सेवा संघ के द्वारा राजस्थान केसरी ये समाचार पत्र भी जो है वो निकाला जाता था। तो राजस्थान केसरी जो समाचार पत्र है ये विजय सिंह पथिक का समाचार पत्र है और राजस्थान सेवा संघ के नेतृत्व में यह समाचार पत्र निकाला जाता था। राजस्थान सेवा संघ के नेतृत्व में यह तीसरा चरण चला और राजस्थान सेवा संघ में राम नारायण चौधरी, हरिभाऊ उपाध्याय, माणिक्यलाल वर्मा, सेठ जमनालाल बजाज, इन लोगों ने फिर इस तीसरे चरण का नेतृत्व किया। तो पहले चरण का नेतृत्व साधु सीताराम दास, दूसरे चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक और तीसरे चरण का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के सदस्यों के द्वारा किया गया। इस आंदोलन की अगर हम देखें, अब इसका पहला चरण हम देखते हैं। पहला चरण शुरू कहां से होता है साहब? 1894 में पुराने ठिकानेदार जो गोविंद दास जी थे उनकी मृत्यु हुई और गोविंद दास की मृत्यु के बाद राव कृष्ण सिंह नए ठिकानेदार बने। सारी कहानी इसी की फैलाई हुई है, राव कृष्ण सिंह की। इस समय मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह जी और बिजोलिया का जो ठिकानेदार था वो ठिकानेदार था राव कृष्ण सिंह। राव कृष्ण सिंह ने कई प्रकार के टैक्स, मैंने अभी बताया आपको, टोटल 84 प्रकार के लागबाग इसने लगाए, किसानों का शोषण किया और किसानों और राव कृष्ण सिंह के जो संबंध थे वो ठीक ठाक नहीं थे। धाकड़ जाति के जो लोग थे वो बहुत परेशान थे। तो गिरधारीपुरा गांव में एक मृत्यु भोज के अवसर पर एक धाकड़ की मृत्यु हुई और उस मृत्यु भोज के अवसर में ये लोग पहुंचे, किसान। वहां पर एक व्यक्ति जो उस समय अच्छा खासा नाम कमा चुका था, साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास से ये लोग मिले और साधु सीताराम दास से जब मृत्यु भोज में इनकी मुलाकात हुई तो उस मुलाकात में इन्होंने अपने दुख दर्द सुनाए, अपनी पीड़ाएं सुनाई कि साहब ठिकानेदार ने हमारे साथ बहुत गजब कर रखा है, इतने प्रकार के टैक्स हम देते हैं, कभी चप्पलों से मारता है, कभी जूतों से मारता है। साधु सीताराम दास ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मेवाड़ महाराणा के पास संदेश भिजवाया जाए। भाई महाराणा को भी तो पता चले ना ठिकानेदार से ऊपर कौन है। महाराणा तो महाराणा को शिकायत करनी चाहिए, एक बार शिकायत करके देखते हैं। तो साधु सीताराम दास के कहने पर नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, ये दो व्यक्ति हैं साहब, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, ये दोनों जाते हैं उदयपुर और उदयपुर में मीटिंग करते हैं महाराणा फतेह सिंह जी के साथ और महाराणा फतेह सिंह जी को एक लेटर देते हैं। उस लेटर में अपनी सारी समस्याएं लिख के एप्लीकेशन के रूप में देकर आते हैं। मेवाड़ महाराणा ने इनकी बात को सुनने के लिए या इस मामले की जांच करने के लिए अपना एक अधिकारी नियुक्त किया, इसका नाम था हामिद हुसैन। हामिद हुसैन को यहाँ पर नियुक्त किया। हामिद हुसैन ने बताया कि साहब जो भी टैक्स वगैरह किसान ठिकानेदार के द्वारा लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, किसानों के जो ये इल्जाम है ये बिल्कुल सही है कि ठिकानेदार गलत कर रहा है इनके साथ। लेकिन महाराणा ने इसका कोई लोड नहीं लिया, महाराणा ने कोई निस्तारण नहीं किया। जब महाराणा ने इस मामले में इंटरेस्ट नहीं लिया तो ठिकानेदार का कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ा और उसने इन नानजी पटेल और ठाकरे पटेल के बिजोलिया प्रवेश पर रोक लगा दी, यानी कि इन्हें बिजोलिया से निष्कासित कर दिया, बिजोलिया से निष्कासित कर दिया इन्हें। और किसानों को अब मजा चखाने के लिए कि तुम अच्छा मेरे खिलाफ महाराणा के पास जाओगे, अब लो बेटा तुम, तो एक नया टैक्स के द्वारा लगाया गया। 1903 में कृष्ण सिंह के द्वारा नया टैक्स लगाया गया साहब चौरी कर। और चौरी कर के बारे में आपको बता चुका कि किसान अपनी पुत्री की शादी करेगा तो उसको 5 रुपए या 13 रुपए, जो भी 13 रुपए 9th क्लास की किताब में लिखा हुआ है और 5 रुपए सर्वमान्य है। तो चौरी कर पुत्री की शादी पर दिया जाने वाला टैक्स था, तो ये टैक्स आपको देना पड़ेगा। जनता परेशान हुई, चौरी कर लगा दिया साहब कृष्ण सिंह ने 1903 में। नानजी पटेल और ठाकरे पटेल के बिजोलिया प्रवेश पर रोक लगा दी। अब जनता परेशान है। जनता ने एक काम किया कि एक काम करो, इस बार टैक्स किस पर लगाया गया है? चौरी कर, बेटियों की शादी पर। एक काम करो, इस बार बेटियों की शादी मत करो। बेटियों की शादी नहीं करेंगे तो मेवाड़ महाराणा इस चीज में इंटरेस्ट लेंगे। तो उस समय
अक्षय तृतीया आखा तीज के मौके पर लगभग 200 लड़कियों को कुंवारा रख दिया गया और मेवाड़ महाराणा से मुलाकात करने गए उन 200 लड़कियों को लेके कि देखो तुम्हारे ठिकानेदार की वजह से हमारी जो 200 बेटियां इस बार इनकी शादी नहीं हुई। 1904 में चौरीकर को हटा दिया गया वापस 4-5 में और किसानों की कुछ एक समस्याएं थी उनका समाधान कर दिया गया। उसके बाद नया खेल शुरू हुआ 1906 में। 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हुई और कृष्ण सिंह की जब मृत्यु हुई तो कृष्ण सिंह के कोई संतान नहीं थी। एक बेटा इसने गोद लिया था, वो था पृथ्वी सिंह। तो गोद लिए हुए पृथ्वी सिंह को नया ठिकानेदार बनाया गया। अब पृथ्वी सिंह जब नया ठिकानेदार बना तो उसने जनता के ऊपर तलवार बंधाई शुल्क लगा दिया। तलवार बंधाई जो शुल्क है, कोई भी ठिकानेदार अगर नया ठिकानेदार जब बनता था तो वो राजा को ठिकानेदार बनाने की खुशी में राजा को ठिकानेदार के द्वारा टैक्स दिया जाता था तलवार बंधाई। लेकिन इस पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई का पूरा बोझ किस पर डाल दिया? जनता पर डाल दिया। जनता ने इसका विरोध किया। विरोध करने वालों में साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेहकरण, ये नाम मुख्य रूप से सामने आते हैं। तो साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेहकरण, इन्होंने तलवार बंधाई शुल्क का विरोध किया। 1914 में पृथ्वी सिंह की भी मृत्यु हुई और पृथ्वी सिंह की जब मृत्यु हुई तो पृथ्वी सिंह का अल्पवयस्क पुत्र था, नाम था उसका केसरी सिंह। केसरी सिंह नया ठिकानेदार बनाया गया। अब चूंकि केसरी सिंह अल्पवयस्क था, एक बालक था, इसलिए बिजोलिया के जो अधिकार थे वो सारे सीधे किसके पास चले गए? मेवाड़ के महाराणा के पास। और मेवाड़ महाराणा के अंडर में जब गए, जिसे कहा गया कोर्ट ऑफ वार्ड्स, मेवाड़ महाराणा, मतलब सीधा अब ठिकानेदार यहां पर काम नहीं करेगा, सीधा काम करेगा मेवाड़ का महाराणा। और मेवाड़ महाराणा ने यहां पर जिस अधिकारी को अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा उसका नाम था ठाकुर अमर सिंह। अमर सिंह जी को यहाँ का अधिकारी बनाकर, प्रशासक बनाकर भेज दिया। तो ये प्रथम चरण था। इसमें किसानों की कुछ मांगे पूरी हुई और यहां पर जो मेन प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उनमें एक तो ये है आपका 1903 में कृष्ण सिंह के द्वारा चौरीकर लगाया गया और 1906 में पृथ्वी सिंह के द्वारा तलवार बंधाई शुल्क जो है वो लिया गया। एक प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया? तो नाम आता है हमारे सामने साधु सीताराम दास का। तो ये प्रथम चरण है और प्रथम चरण के बाद अब आगे हम देखते हैं कि साहब द्वितीय चरण की बात आती है सामने। द्वितीय चरण पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज यहां ये समझाना चाहूंगा कि साधु सीताराम दास जो हैं, साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास गए हुए थे साहब चित्तौड़। और चित्तौड़ क्यों गए हुए थे? क्योंकि चित्तौड़ में विद्या प्रचारिणी सभा, विद्या प्रचारिणी सभा, इस विद्या प्रचारिणी सभा का वार्षिक उत्सव था। और ये विद्या प्रचारिणी सभा जो है वो हरिभाऊ किंकर के द्वारा स्थापित की गई थी, ये विद्या प्रचारिणी सभा। इसके वार्षिक उत्सव में ये लोग गए हुए थे। साधु सीताराम दास भी वहां गए थे और यहीं पर इस विद्या प्रचारिणी सभा के उत्सव में आपके विजय सिंह पथिक भी आए थे। विजय सिंह पथिक, ठीक है सर। तो विजय सिंह पथिक और साधु सीताराम दास की मुलाकात हुई चित्तौड़ में विद्या प्रचारिणी सभा के वार्षिक जलसे में। जब इनकी मुलाकात हुई तो साधु सीताराम दास ने कहा कि पथिक जी, आप इतने बड़े क्रांतिकारी हो, इतने बड़े लीडर हो, बिजोलिया की जनता परेशान है, त्राही त्राम मचा हुआ है, तो क्यों ना आप आशीर्वाद दें इस आंदोलन को, आप अपना नेतृत्व प्रदान करें। यहां से विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़ते हैं। आंदोलन का दूसरा चरण शुरू होता है 1916 में। यह प्रश्न आता है कई बार। 1916 में विजय सिंह पथिक जो है इस आंदोलन से जुड़ते हैं।
किसान पंच बोर्ड 1916 में साधु सीताराम दास के द्वारा गठित किया जाता है। यहां के किसानों को संगठित करने के लिए साधु सीताराम दास के द्वारा उप किसान पंचायत का गठन किया जाता है। 1916 में जब ये विजय सिंह पथिक यहां इस आंदोलन से जुड़ते हैं, अगले ही साल यानी कि 1917 में यहां पर ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया जाता है विजय सिंह पथिक के द्वारा हरियाली अमावस्या के दिन। विजय सिंह पथिक कहता है कि ऐसे आंदोलन नहीं होगा, तुम चाहते हो कि आवाज सुनी जाए तुम्हारी, तो तुम्हें संगठित होना पड़ेगा, तुम्हें एक संगठन बनाना पड़ेगा, एक टीम बनानी पड़ेगी, एक पंचायत बनानी पड़ेगी, और उस पंचायत के माध्यम से आप अगर अपने प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से अपनी आवाज उठाओगे तो आवाज सुनी जाएगी। वरना किसान, अगर आप संगठित नहीं होगे तो बिना संगठन में शक्ति नहीं है। आपको अगर अपना शक्ति दिखानी है, अपनी बात मनवानी है, तो आपको संगठित होना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए एक पंच बोर्ड का गठन किया जाए, एक कमेटी, एक समिति बनाई जाए, और नाम है उसका ऊपरमाल पंच बोर्ड। और ऊपरमाल पंच बोर्ड का सरपंच बना दिया गया मन्ना जी पटेल को, यानी कि इसका अध्यक्ष बना दिया गया मन्ना जी पटेल को। और विजय सिंह पथिक ने एक निर्णय लिया कि अब आपको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है, लाग बाग देने की कोई जरूरत नहीं है। और प्रथम विश्व युद्ध चूंकि इस समय चल रहा था, 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध रहा, तो अंग्रेज भारत से चंदा और जन और धन दोनों की डिमांड थी, भारतीय धन और जन की। तो न तो हम चंदा देंगे, न हम टैक्स देंगे, और अगर ज्यादा नाटक करोगे तो खेती करना भी बंद कर देंगे। खेती नहीं करेंगे, खेती नहीं करेंगे तो फिर फसल नहीं होगी, फसल नहीं होगी तो टैक्स किस बात का लोगे? खेती नहीं करेंगे, हम यहां से पलायन कर चलेंगे, बिजोलिया से चलकर मालवा क्षेत्र में चले जाएंगे या दूसरी किसी रियासत में चले जाएंगे। अब इनका अत्याचार नहीं सहा जाएगा। विजय सिंह पथिक ने आते ही एक कांड कर दिया कि चंदा देने से मना कर दिया, टैक्स देने से मना कर दिया, और भाई ज्यादा नाटक करेंगे तो हम खेती भी नहीं करेंगे। इस वजह से साधु सीताराम दास और माणिक्यलाल वर्मा, चूंकि माणिक्यलाल वर्मा इसी ठिकाने मेवाड़ रियासत में कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी के रूप में काम करते थे, पुस्तक लाइब्रेरियन के रूप में। माणिक्यलाल वर्मा भी विजय सिंह पथिक के साथ जुड़ चुके थे, यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन के साथ जुड़ चुके थे। साधु सीताराम दास और माणिक्यलाल वर्मा ने जब विरोध किया कि साहब हम टैक्स नहीं देंगे, चंदा नहीं देंगे, तो फिर इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। विजय सिंह पथिक सोच रहा है कि यार पंच बोर्ड का गठन भी कर लिया, सारे हथकंडे अपना लिए, क्या किया जाए? जनता की आवाज तो फिर भी नहीं सुनी जा रही सरकार के द्वारा। विजय सिंह पथिक ने अपने एक दोस्त को फोन मिलाया। दोस्त का नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी, कानपुर का रहने वाला था। और गणेश शंकर विद्यार्थी एक अखबार निकालता था, कानपुर से एक न्यूज़पेपर ये निकालता था, और उस न्यूज़पेपर का नाम था साहब प्रताप। प्रताप नाम का जो समाचार पत्र कानपुर से निकलता था, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा यह संपादित किया जाता था। इस गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने समाचार पत्र प्रताप में बिजोलिया की खबरें छापना शुरू किया। विजय सिंह पथिक ने अपने दोस्त गणेश शंकर विद्यार्थी से कहा कि हमारा जो ये आंदोलन है, इसकी खबरों को तुम छापो अखबार में। अब प्रताप जो है उस समय राष्ट्रीय आंदोलन की खबरें लिखता था, वो भारत का राष्ट्रवादी समाचार पत्र था। तो जब प्रताप जैसे बड़े समाचार पत्र में बिजोलिया की खबरें छपना शुरू हुई, तो पूरे भारत में बिजोलिया किसान आंदोलन फेमस हो गया। तो बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान दिलाने का कार्य किया प्रताप समाचार पत्र ने। अब जब चारों तरफ ये बिजोलिया किसान आंदोलन फेमस हो गया, तो मेवाड़ सरकार को डिसीजन लेना पड़ा कि एक बार किसानों की बात को सुना जाए, किसान चाहते क्या हैं। तो मेवाड़ रियासत की ओर से अप्रैल 1919 में वहां के न्यायाधीश हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य के नेतृत्व में एक 3 सदस्यीय टीम भेजी गई, जिसे बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के नाम से जाना जाता है। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग जो है, ये 3 सदस्यीय आयोग था।
और इन 3 सदस्यों में एक तो आपके बिंदुलाल भट्टाचार्य हैं, और बिंदुलाल भट्टाचार्य के अलावा अफजल अली और ठाकुर अमर सिंह, ये दोनों हैं, ठाकुर अमर सिंह और अफजल अली। तो बिंदुलाल भट्टाचार्य, प्रश्न आ सकता है, बिंदुलाल भट्टाचार्य कितने सदस्यीय आयोग था? ये 3 सदस्यीय आयोग था, अप्रैल 1919 में गठित हुआ। ठाकुर अमर सिंह और अफजल अली इसके अन्य सदस्य थे। इस बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की सिफारिशों पर साधु सीताराम दास और माणिक्यलाल वर्मा जो इधर गिरफ्तार किए गए थे, इनको रिहा कर दिया गया, और इसने सिफारिश की कि जनता पर जो अनावश्यक लागबाग लगाए गए हैं, उन लागबागों को हटाया जाए मेवाड़ सरकार के द्वारा। मेवाड़ सरकार इंटरफेयर करे, ठिकानेदार नालायक है वहां का, और जनता को राहत पहुंचाई जाए। तो इसकी सिफारिशों पर ही साधु सीताराम दास और माणिक्यलाल वर्मा को जेल से रिहा किया गया था, लेकिन किसानों को इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद विजय सिंह पथिक के दिमाग में एक चीज आती है। विजय सिंह पथिक सोचते हैं कि देखो, समाचार पत्रों में भी आ गई, हमारे लोग गिरफ्तार भी हो गए, लेकिन फिर भी किसानों को कोई बड़ा राहत जो है वो नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या किया जाए। तो विजय सिंह पथिक सोचते हैं क्यों ना एक बार महात्मा गांधी से मिला जाए, क्योंकि महात्मा गांधी उस समय, कांग्रेस का मतलब गांधी और गांधी का मतलब ही भारत था, और उस समय महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, कई आंदोलन कर चुके थे, और नया आंदोलन असहयोग आंदोलन शुरू करने की ठान चुके थे। तो क्यों ना एक बार महात्मा गांधी से मिला जाए, क्योंकि महात्मा गांधी जब बिहार जा रहे हैं चंपारण में, तो गुजरात से तो पास में ही है अपना राजस्थान, यहां भी महात्मा गांधी को आना चाहिए। 1919 में पथिक जी गांधी जी से मिलने के लिए मुंबई पहुंचे सर। गांधी जी से मीटिंग हुई, गांधी जी ने पूरी समाचार लिए, और गांधी जी ने अपने निजी सचिव, जो इनका एजेंट था, निजी सचिव, पर्सनल असिस्टेंट महादेव देसाई को मेवाड़ भेजा, बिजोलिया भेजा। महादेव देसाई यहां आए, उन्होंने सारी जानकारी एकत्रित की कि किसानों के साथ जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, और किसानों की मांगे जायज है, इनका निस्तारण किया जाना चाहिए। फिर गांधी जी ने इन्हें कहा कि एक काम करो, मेरे पास आए हो, ठीक है, मैंने महादेव देसाई को भेजा और वहाँ की सारी चीज़ों की जानकारी मैंने ली, लेकिन अब आप एक काम करो, आप कांग्रेस का अधिवेशन होगा दिसंबर में आना। हर साल के अंत में, यानी कि दिसंबर के महीने में कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन होता था, और उस अधिवेशन में भाग लेने के लिए विजय सिंह पथिक भी गए। कहाँ पर? अमृतसर में। वहाँ पर बाल गंगाधर तिलक से मिले, और बाल गंगाधर तिलक ने अपने भाषण में इस बिजोलिया किसान आंदोलन के मुद्दे को उठाया। अब बिजोलिया किसान आंदोलन एक बड़े लेवल पे जा चुका है। प्रताप समाचार पत्र, जिसने इसको राष्ट्रीय पहचान दिलाई, गांधी जी से मुलाकात हो गई, गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई को भेज दिया। इधर बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में खड़ा होकर बिजोलिया किसान आंदोलन की बात कर रहा है। तो यह आंदोलन अब राजस्थान का आंदोलन नहीं रहा, ये एक भारतीय आंदोलन हो चुका है, एक राष्ट्रीय आंदोलन हो चुका है। अगले साल 1920 के नागपुर अधिवेशन में, अच्छा, ये बाल गंगाधर तिलक ने जब अपना जो भाषण दिया, इस भाषण में बिजोलिया किसान आंदोलन की मांग उठाई, और साथ ही मेवाड़ महाराणा को एक पत्र लिखा, और उस पत्र में मेवाड़ महाराणा को अपने पुराने इतिहास से परिचित करवाया गया कि यार तुम कैसे आदमी हो। मेवाड़ महाराणा तो उनकी पीढ़ियां स्वतंत्रता के लिए लड़ती रही, स्वतंत्रता के लिए पूरी दुनिया में जानी गई। महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा, बप्पा रावल, अरे ऐसे इतने महान लोगों के तुम इतने लीचड़ वंशज कैसे हो सकते हो रे? जनता परेशान है तुम्हारे कारनामों से, और तुम्हारे पूर्वज थे जो जनता को स्वतंत्रता दिलाने के लिए लड़े, और तुम जनता की स्वतंत्रताओं को भंग कर रहे हो। कोई फर्क इस बात का मेवाड़ महाराणा पर नहीं पड़ा। नागपुर अधिवेशन हुआ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का। उस नागपुर अधिवेशन में गांधी जी ने इस आंदोलन को अपना आशीर्वाद प्रदान किया कि पथिक जी आंदोलन को चलाए रखो, अब मैं देखूंगा सारा काम।
तो गांधी जी से 1919 में मिले थे, गांधी जी ने महादेव देसाई को भेजा, फिर अमृतसर अधिवेशन में गए, बाल गंगाधर तिलक ने इसका मुद्दा उठाया, नागपुर अधिवेशन में गए और गांधी जी ने इस आंदोलन का फिर समर्थन किया। तो गांधी जी ने नागपुर अधिवेशन में इस आंदोलन को समर्थन दिया। इसी समय आप एक चीज देखें कि असहयोग आंदोलन चल चुका है। गांधी जी असहयोग आंदोलन चला चुके हैं, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट 1920 में। और गांधी जी ने कहा कि पथिक जी, मैं इधर अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाता हूं, आप भी अपनी रियासत में असहयोग आंदोलन चला दो अपने ठिकाने में। अब असहयोग आंदोलन की तैयारियां करने लगे ये लोग, मेवाड़ वाले जो किसान थे। विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में आंदोलन आगे बढ़ने वाला था। उससे पहले नारायण पटेल नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और नारायण जी पटेल को गिरफ्तार यहां पर कर लिया। अब नारायण पटेल को जब गिरफ्तार कर लिया तो मुद्दा और ज्यादा भड़क गया कि यार तुम हमारी बातें नहीं मान रहे, वो तो अलग बात है, हमारे लोगों को गिरफ्तार और किया जा रहा है। तो नारायण पटेल भी इस किसान आंदोलन से संबंधित थे जो गिरफ्तार हुए थे। अब मामला बहुत बिगड़ चुका था और मेवाड़ महाराणा के हाथ से ये स्थिति निकलने वाली थी। ये बिजोलिया किसान आंदोलन एक विद्रोह में तब्दील होने वाला था, क्योंकि गांधी जी इन्वॉल्व हो गए, बाल गंगाधर तिलक इन्वॉल्व हो गए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में बिजोलिया की बात चल रही है, प्रताप समाचार पत्र जो भारत का राष्ट्रवादी समाचार पत्र है उसमें इसके प्रचार चल रहा है। तो मामला अब छोटा मोटा नहीं रहा था। तो सरकार के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो एजेंट टू गवर्नर जनरल थे राजस्थान के उस समय, नाम था उनका पैट्रिक हॉलैंड। पैट्रिक हॉलैंड के अध्यक्षता में एक आयोग भेजा 1922 में, क्योंकि इधर अंग्रेजों के ऊपर दबाव बनाया था और राजस्थान के जितने भी राजा थे उन्होंने अंग्रेजों से संधियां की हुई थी, अंग्रेजों के कृपा पात्र थे। तो अंग्रेज कहे जो तो मानना पड़े महाराणा को। इधर गांधी जी ने अंग्रेजों के ऊपर दबाव बनाया, ब्रिटिश सरकार के ऊपर, गवर्नर जनरल के ऊपर, और ब्रिटिश सरकार ने मेवाड़ के महाराणा पर दबाव बनाया। ब्रिटिश सरकार ने मामले की जांच करने के लिए एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक हॉलैंड को भेजा और इसके नेतृत्व में जो आयोग आया उसे हॉलैंड आयोग के नाम से जाना जाता है। हॉलैंड आयोग जब आया तो हॉलैंड आयोग ने 11 जून 1922 को किसानों के साथ समझौता किया और इस समझौते के तहत 32 प्रकार की लाग बाग समाप्त कर दी गई। टोटल 84 थे, 84 में से 32 प्रकार की लाग बाग इस हॉलैंड आयोग की वजह से इस समझौते में समाप्त कर दी गई। इस हॉलैंड आयोग के जो सदस्य थे, जो समझौता हुआ, उस समझौते में अपन देखें तो सरकार की तरफ से, यानी कि जो हॉलैंड आयोग था, हॉलैंड आयोग में कौन कौन शामिल था? तो एक तो खुद एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक हॉलैंड शामिल था, एक कर्नल ओगालवी, एक विल्किंसन, एक प्रभास चंद्र चटर्जी और बिहारी लाल कौशिक। ये जो आदमी हैं, ये जो 5 सदस्य हैं, ये 5 सदस्य हैं आपके हॉलैंड आयोग के। हॉलैंड इस आयोग का अध्यक्ष, इसलिए एजीजी हॉलैंड आयोग के नाम से इसे जाना जाता है। हॉलैंड आयोग से बात करने के लिए किसानों की तरफ से जो प्रतिनिधि आए थे उनमें माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, नारायण पटेल और मोतीलाल, ये आंदोलनकारियों की तरफ के प्रतिनिधि थे। आंदोलन का प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग थे, ये हॉलैंड आयोग से बात करने के लिए आए। इधर मेवाड़ रियासत के ऊपर भी दबाव था, तो मेवाड़ रियासत ने भी अपने 3 अधिकारी भेजे, हीरालाल, तेज सिंह और झालम सिंह। यहां बातचीत हुई, 11 जून 1922 को यह समझौता हुआ, 32 प्रकार के लाग बाग समाप्त कर दिए गए। लेकिन यह समझौता भी जो है वो अस्थायी सिद्ध हुआ, कोई विशेष रियायत इससे नहीं मिली। तो हॉलैंड आयोग में ये जो सदस्य हैं, इन सदस्यों की जानकारी रहे, हॉलैंड, ओगालवी, विल्किंसन, प्रभास चंद्र चटर्जी, बिहारी लाल कौशिक। आंदोलनकारियों की तरफ से माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, नारायण पटेल, मोतीलाल। इधर मेवाड़ रियासत की तरफ से हीरा सिंह, तेज सिंह और झालम सिंह। 32 प्रकार के लाग बाग समाप्त कर दिए गए। अब शुरू होता है आंदोलन का तीसरा चरण। 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक गिरफ्तार हुए
और विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार करने के बाद आंदोलन का नेतृत्व आ गया सीधा सीधा किसके हाथ में? राजस्थान सेवा संघ के हाथ में। और राजस्थान सेवा संघ का मतलब माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय, इन लोगों के हाथ में यह नेतृत्व आ गया। एक सदस्य रामनारायण चौधरी और भी हैं, लेकिन रामनारायण चौधरी इस समय बिजी हैं बेंगू किसान आंदोलन में। इसलिए तीसरे चरण में राजस्थान सेवा संघ के इन 3 सदस्यों का नाम मुख्य है। इनके द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। आंदोलन चलता रहा चलता रहा चलता रहा। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ 1939 में। भारतीयों की जरूरत थी अंग्रेजों को। ऐसी कंडीशनों में जब अंग्रेज हार रहे थे, भारतीयों की जरूरत थी, राष्ट्रीय आंदोलन अपने चरम पर था, तब मेवाड़ महाराणा ने सोचा कि यार इतने टाइम से ये चलता हुआ आ रहा है, इस आंदोलन को समाप्त करना चाहिए। तो मेवाड़ महाराणा के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय नाम था इनका टी राघवाचारी। सर टी राघवाचारी ने राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता और विल्किंसन अंग्रेज अधिकारी, इन दोनों को बिजोलिया भेजा। और बिजोलिया के जो किसान थे उनकी जो मांगे थी, 44 सालों से जो इन मांगों का वो जिनकी डिमांड कर रहे थे, उन सारी मांगों को मान लिया गया। और 1941 में ये बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हो गया। तो बिजोलिया किसान आंदोलन जो 44 वर्षों तक चला, एक अहिंसक आंदोलन था और पूरे भारत का प्रथम संगठित किसान आंदोलन था। 1916 से पहले साधु सीताराम दास ने इसका नेतृत्व किया। 1916 से 23 तक विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े और विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में जो ये आंदोलन चला, ये सबसे महत्वपूर्ण रहा। और प्रश्न भी अपने वहीं से आते हैं, चाहे वो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की बात हो, चाहे वो होलैंड आयोग की बात हो, चाहे प्रताप समाचार पत्र की बात हो। प्रताप समाचार पत्र वाला जो प्रश्न है बार बार एग्जाम में आता है और आगे भी आ सकता है। फिर इस बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में अगर थोड़ा बहुत और देखें तो बिजोलिया किसान आंदोलन के समय इस आंदोलन में स्फूर्ति उत्पन्न करने के लिए, किसानों को मोटिवेट करने के लिए माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा एक गीत गाया गया, वो था पंछिड़ा गीत। तो पंछिड़ा गीत किस आंदोलन से संबंधित है? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा ये गाया गया था। एक और विद्वान थे, एक कवि थे जिनका नाम था प्रज्ञाचक्षु भंवरलाल सर्राफ। प्रज्ञाचक्षु भंवरलाल सर्राफ जो है, उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी थी मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को। और वो पंक्तियां ये थी कि मान मान मेवाड़ा राणा प्रजा करे पुकार, कि हे मेवाड़ के राणा मान जा, तेरे पास मौका है, प्रजा पुकार कर रही है, अभी तो प्रजा विनती कर रही है तुझसे। रूस जार को पतो न लाग्यो सुन राणा फतमाल, कि हे राणा फतमाल, फतमाल मतलब फतेह सिंह, तो क्या चीज है, तो किस खेत की मूली है? जब रूस के जार मतलब रूस के शासक को जार कहा जाता था, तो रूस के जार का ही पता नहीं चलने दिया किसानों ने, तो तू किस खेत की मूली है? तो प्रज्ञाचक्षु भंवरलाल सर्राफ ने इन पंक्तियों के माध्यम से मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को चैलेंज किया था। इधर एक प्रश्न यह भी इंपॉर्टेंट है, मुंशी प्रेमचंद जो भारत के बड़े उपन्यासकार हुए, मुंशी प्रेमचंद ने कई उपन्यास लिखे, कई पुस्तकें लिखी, लेकिन सबसे अपने राजस्थान से रिलेटेड एक है रंगभूमि। रंगभूमि जो उपन्यास प्रेमचंद का है, ये मुंशी प्रेमचंद जो हैं, इनका रंगभूमि जो उपन्यास है वो बिजोलिया किसान आंदोलन की झलक है। यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित होकर मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा अपना रंगभूमि। तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन था। कई राष्ट्रीय स्तर के नेता इससे जुड़े और अंततः किसानों को अपनी बातें मनवाने में ये सफल हुए। अब बिजोलिया किसान आंदोलन के बाद जो अगला किसान आंदोलन हम देखेंगे वो है आपका बेगू किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन से ही प्रेरित होकर बेगू के किसानों ने भी
बिजोलिया की तरह ही एक नया बड़े स्तर का आंदोलन शुरू करने की प्रेरणा प्राप्त की। तो बिजोलिया का जो किसान आंदोलन था उसी से प्रेरित होकर बेंगू में भी किसान आंदोलन शुरू हुआ। और बेंगू किसान आंदोलन जो है, इसके बारे में हम देखें कि बेंगू वर्तमान में, ये जो बेंगू है, ये बेंगू वर्तमान में चित्तौड़ जिले में है। उस समय तत्कालीन मेवाड़ रियासत के ए श्रेणी का एक ठिकाना था और यहां पर भी वही धाकड़ जाति के किसान बाहुल्य में थे। इसका नेतृत्व करते रामनारायण चौधरी ने किया, क्योंकि यहाँ के जो परेशान किसान थे वो किसान विजय सिंह पथिक से मिले और विजय सिंह पथिक को कहा कि पथिक जी, बिजोलिया को इतने बड़ी पहचान आपने दिलाई, इस आंदोलन का इतने अच्छे तरीके से नेतृत्व किया, हमारी भी डिमांड करो, हमारी भी अर्जी सुनो, हमें भी आंदोलन करना है। तो विजय सिंह पथिक ने कहा कि देखो, मैं तो अभी बिजोलिया किसान आंदोलन में बिजी हूँ और एक साथ दो आंदोलनों में मैं अपना ध्यान नहीं दे सकता, इसलिए एक काम किया जाए, मैं अपने एक बंदे को आपके साथ भेजता हूँ, बढ़िया दमदार है और अच्छा लीडर है। तो विजय सिंह पथिक के कहने पर राम नारायण चौधरी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो बेंगू किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के बारे में पूछा जाए तो वो होंगे आपके राम नारायण चौधरी जी। 1921 में राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में किसान एकत्रित हुए और मेनाल में एक जगह पड़ती है भेरू कुंड, वहां पर इकट्ठे होकर टैक्स नहीं देने का प्रण लिया कि टैक्स नहीं देंगे और ज्यादा नाटक किए तो खेती भी नहीं करेंगे। वही जैसे बिजोलिया में किया कि टैक्स नहीं देंगे। भाई ये आंदोलन हो क्यों रहे थे? ज्यादा लाग बाग लगाई जा रही थी, ज्यादा से ज्यादा टैक्स लिए जा रहे थे, लगान दर बहुत बढ़ी हुई थी। जनता ने कहा टैक्स नहीं देंगे। जनता ने ये जो टैक्स नहीं देने की बात कही, इससे ठिकानेदार पे थोड़ा असर पड़ा और यहां का जो उस समय का ठिकानेदार था अनूप सिंह, ये किसानों का हितैषी समझा जाता था। इसने किसानों की डिमांड पर किसानों के साथ एक समझौता किया और उस समझौते में किसानों को कई प्रकार की रियायतें दे दी। मेवाड़ महाराणा के पास जब इस बात की सूचना पड़ी कि ठिकानेदार अनूप सिंह ने बेंगू के किसानों से समझौता कर लिया और इस समझौते से सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है वो रेवेन्यू अब कम हो जाएगा, इसलिए मेवाड़ महाराणा ने ठिकानेदार अनूप सिंह को हटा दिया और ठिकानेदार अनूप सिंह को हटाकर उसकी जगह नया एक मुंशी बिठा दिया जिसका नाम था अमृतलाल। साथ ही किसानों के साथ जो ये समझौता हुआ था, इस समझौते को भी रद्द कर दिया। इसे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी। बोल्शेविक क्रांति जो रूस में हुई थी वहां पर भी ऐसा ही समझौता वहां के किसानों के लिए किया गया था, वहां की जनता के लिए किया गया था। तो बोल्शेविक समझौता, अगर प्रश्न है कि बोल्शेविक समझौता किस किसान आंदोलन से संबंधित है, तो बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। और फिर इस पूरे मामले की जांच करने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी ट्रेंच को बुलाया गया, जिसे ट्रेंच आयोग के नाम से जाना जाता है। तो ट्रेंच आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो आंसर होगा बेंगू किसान आंदोलन। बोल्शेविक समझौते का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो बेंगू किसान आंदोलन। जब अमृतलाल को हटा दिया, जब ठिकानेदार अनूप सिंह को हटा दिया जो किसानों का हितैषी था, और किसानों के साथ इसने अनूप सिंह ने जो समझौता किया था उसको बोल्शेविक समझौते की संज्ञा देते हुए महाराणा ने उसको भी निरस्त कर दिया, तो जनता में विद्रोह की भावना भड़की। और विद्रोह की भावना जब भड़की तो 13 जुलाई 1923 को अंग्रेजों की जो ये कार्यवाही थी, अनूप सिंह को हटाना और बोल्शेविक समझौता बताना और इसको रद्द कर देना, इस बात के विरोध में गोविंदपुरा गांव में किसान एकत्रित हुए। और गोविंदपुरा गांव में जब एकत्रित हुए तो इन किसानों पर गोलीबारी की गई और इस गोलीबारी में रूपाजी और करपाजी धाकड़ शहीद हो गए। तो रूपाजी और करपाजी किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? बेंगू किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राम नारायण चौधरी ने किया। बेंगू किसान आंदोलन से ही बोल्शेविक समझौता संबंधित है, बेंगू किसान आंदोलन से ही ट्रेंच आयोग संबंधित है। ये 4 प्रश्न बेंगू किसान आंदोलन से आते हैं और ये चारों चीजें अपन को याद होनी चाहिए। उसके बाद 1925 में
34 प्रकार के लाग बाग कम कर दिए गए और यह आंदोलन जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो इस बेंगू किसान आंदोलन में याद रखने लायक जो चीजें हैं वो मैं आपको यही बता देता हूं। सबसे पहली चीज है आपकी, किसका नेतृत्व किसने किया? इसका नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया साहब। दूसरा, बोल्शेविक समझौता, तो ये बोल्शेविक समझौता भी इस आंदोलन से संबंधित है। तीसरा, ट्रेंच आयोग, और चौथा रूपाजी और कृपाजी, ये दोनों इसमें शहीद हुए थे। इनके अलावा चौथा प्रश्न बेंगू किसान आंदोलन से नहीं बनेगा। बेंगू किसान आंदोलन जिसका नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया, यह किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन से ही प्रेरित था और 1925 तक किसानों की कई मांगे मान ली गई और स्वतः यह आंदोलन जो है वो समाप्त हो गया। बेंगू किसान आंदोलन में जब यह गोलीकांड हुआ था, रूपाजी और कृपाजी धाकड़ शहीद हुए थे, इसके बाद विजय सिंह पथिक भी इस आंदोलन से जुड़े थे। विजय सिंह पथिक भी इस आंदोलन से कुछ समय के लिए जुड़े, लेकिन मैंने आपको बताया कि सितंबर 1923 में विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया और वापस रामनारायण चौधरी के हाथों में ये आंदोलन आ गया। बेंगू किसान आंदोलन के बाद बूंदी में किसान आंदोलन हुआ और बूंदी वाला जो आंदोलन है इसे बरड़ आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। बरड़ बूंदी के आसपास का जो पठारी क्षेत्र है, इस पठारी क्षेत्र को बरड़ा बोलते हैं। तो ये बरड़ा तो बरड़ आंदोलन जो है वो बूंदी वाले किसान आंदोलन को ही बोला जाता है। साधु सीताराम दास ने यहां डाबी किसान पंचायत की स्थापना की थी। साधु सीताराम दास क्योंकि पॉपुलर आदमी थे, इधर उधर आसपास की रियासतों में जाया करते थे। डाबी किसान पंचायत का गठन साधु सीताराम दास ने किया और हरला भड़क जो वहां का एक स्थानीय नेता था उसको इसका अध्यक्ष नियुक्त किया। इस बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व जिसने किया उनका नाम था साहब पंडित नैनूराम शर्मा। 2 अप्रैल 1923 को प्रशासन के विरुद्ध बूंदी के किसानों ने विद्रोह किया और इसका नेतृत्व किया पंडित नैनूराम शर्मा ने। 2 अप्रैल 1923 को बूंदी में एक जगह पड़ती है डाबी, गांव है डाबी। डाबी में किसान एकत्रित हुए और किसानों ने शांतिपूर्ण रूप से एक जुलूस का आयोजन किया और अपनी मांगे प्रशासन से मंगवाने के लिए विनती की। तो जब सारे किसान वहां एकत्रित हुए, किसानों ने वहां सम्मेलन किया, तो एक पुलिस अधिकारी था, उसका नाम था इकराम हुसैन। इस इकराम हुसैन के नेतृत्व में गोलीबारी की गई और उस गोलीबारी में नानक जी भील और देवीलाल गुजर शहीद हो गए। तो नानक जी भील और देवीलाल गुजर जो है वो बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है और डाबी हत्याकांड जो है वो भी बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है। और 2 अप्रैल 1923 को ये डाबी हत्याकांड हुआ था। नानक जी भील जो है उस समय जब ये शहीद हुए थे तो हाथ में तिरंगा झंडा लिए झंडा गीत ये गा रहे थे। इसके बाद अगले महीने में अप्रैल 1923 में पंडित नैनूलाल शर्मा जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया और यह आंदोलन जो है वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर चला गया। एक माणिक्यलाल वर्मा जो थे, उन माणिक्यलाल वर्मा ने इस नानक जी भील और देवीलाल गुजर जो शहीद हुए थे इनके सम्मान में एक गीत गाया था। वो था, उस गीत का नाम था अर्जी। अर्जी शीर्षक से गीत लिखा था। ये बेंगू किसान आंदोलन से बूंदी किसान आंदोलन से रिलेटेड है। तो नानक जी भील और देवीलाल गुजर ये इस आंदोलन में, बूंदी आंदोलन में शहीद हुए। उधर रूपाजी और कृपाजी ये आपके बेंगू किसान आंदोलन में शहीद हुए। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व पंडित नैनूराम शर्मा ने किया, वहीं बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया।
बूंदी किसान आंदोलन के बाद अगला जो आंदोलन हम पढ़ेंगे वो है अलवर किसान आंदोलन। और अलवर किसान आंदोलन में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो है नीमू चना हत्याकांड। अलवर जो रियासत थी, अलवर रियासत के जो राजा थे वो सुअरों के रोदे पाला करते थे। जंगली सुअर शिकार करने के लिए जंगली सुअरों को वो पाला करते थे। और जब जंगली सुअर गांव में से शिकार से बचने के लिए भागते थे तो गांव वालों की फसलों को नष्ट किया करते थे। तो गांव वाले बेचारे परेशान थे। एक तो जंगली सुअर जो राजा द्वारा पाले जा रहे हैं शिकार के लिए, वो पूरी फसलों को नष्ट कर देते हैं। दूसरा, जितनी फसल हो पाती है उसमें से भी राजा टैक्स ले लेता है। यहां पर भूराजस्व की सबसे गंदी प्रणाली इजारा प्रणाली प्रचलित थी। ठेकेदारी पर यहां वसूली की जाती थी, ठेकेदारों के द्वारा यहां पर वसूली की जाती थी। तो ठेकेदार कई मनमाने काम यहां किया करते थे, ज्यादती किया करते थे इनके साथ। तो यहां के जो मेन कारण है उनमें जंगली सुअरों का आतंक और बढ़ी हुई लगान दरें, यह इनका मेन रीजन था। लोगों ने 1921 में इन जंगली सुअरों वाली समस्या के खिलाफ विरोध किया और यहां के जो महाराजा थे जय सिंह जी, उन्होंने जंगली सुअरों को मारने की इजाजत दे दी। भाई जंगली सुअर अगर आपके खेतों में घुस रहे हैं, फसल नष्ट कर रहे हैं, तो जहां पर भी दिखे जंगली सुअरों को मार दो। लेकिन अगले साल 1923-24 में यहां जो लगान दरें प्रचलित थी इनको बढ़ाकर डबल कर दिया गया, दुगना कर दिया गया। इसका विरोध किसानों ने किया। अब विरोध करे तो सुने कौन? भाई बढ़ाने वाला राजा, सुनने वाला भी राजा। तो ऐसी कंडीशन में 1925 में दिल्ली में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का अधिवेशन हुआ, क्योंकि अलवर की जो अधिकांश जनसंख्या थी वो राजपूत किसानों की थी और राजपूतों का एक अधिवेशन हुआ था अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का दिल्ली में। वहां अलवर के किसान गए और अलवर के किसानों ने वहां एक बुकलेट प्रिंट करवाई जिसका नाम था पुकार। और पुकार पत्रिका के माध्यम से अलवर के किसानों ने अपनी समस्याओं को रखा। तो पुकार पत्रिका का संबंध किससे है? अलवर किसान आंदोलन से। जब ये लोग वापस आए अलवर से तो अलवर के महाराजा जो थे जय सिंह जी, उन्होंने इन किसानों के अलवर प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। इसका विरोध करने के लिए किसान एकत्रित हुए नीमू चढ़ा नामक गांव में। और नीमू चढ़ा में जब ये किसान एकत्रित हुए तो घटना है 14 मई 1925 की। इस घटना की डेट याद रखना, एग्जाम में पूछी जाती है। ये 14 मई 1925 को नीमू चढ़ा गांव में ये लोग एकत्रित हुए। किसके विरोध में? कि उनको अलवर से निष्कासित कर दिया गया था। जो लोग दिल्ली गए थे सम्मेलन में अपनी मांग रखने के लिए, कैप्टन छाजू सिंह नाम का एक पुलिस अधिकारी था, उसने इन किसानों पर अंधाधुंध फायरिंग की। जहां तक गोलियां खत्म नहीं हुई वहां तक फायरिंग की। लगभग 156 लोग इसमें मारे गए और 300 साढ़े 300 के आसपास जो लोग हैं इसमें घायल हो गए। जिस प्रकार जलियांवाला बाग का मंजर देखते हैं तो वहां जनरल डायर के द्वारा एक गार्डन में जितने भी लोग एकत्रित हो रखे थे उन सबको खत्म कर दिया। जब तक गोलियां बची तब तक उसने गोलियां चलाई। सेम राजस्थान में वही काम किया कैप्टन छाजू सिंह के द्वारा। 156 लोग मारे गए और 600 लोग इसमें घायल हो गए। इसीलिए इस कैप्टन छाजू सिंह को कहा जाता है राजस्थान का जनरल डायर। और नीमू चढ़ा हत्याकांड की जो ये घटना है ये 14 मई 1925 को हुई और किस आंदोलन से संबंधित है? अलवर किसान आंदोलन से संबंधित है आपकी नीमू चढ़ा हत्याकांड। गांधी जी क्या कहते हैं इस नीमू चढ़ा हत्याकांड के बारे में? गांधी जी कहते हैं कि साहब जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था उससे भी ज्यादा विभत्स इसको बताया।
जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी ज्यादा भयंकर बताया महात्मा गांधी ने नीमू चढ़ा हत्याकांड। ये गांधी जी का कोटेशन है। इधर गांधी जी ने इसे डबल डायर की कहा, दोहरी डायर शाही। भाई एक बार तो डायर शाही जलियांवाला बाग में देखी गई और एक डायर शाही कैप्टन छाजू सिंह ने दिखाई। इसलिए जो कैप्टन छाजू सिंह है, एक कैप्टन छाजू सिंह जो है, ये कहलाता है आपके राजस्थान का जनरल डायर, राजस्थान का जनरल डायर। तो ये है आपका नीमू चढ़ा हत्याकांड और अलवर किसान आंदोलन। अलवर के बाद अलवर की पड़ोसी रियासत है भरतपुर, वहां भी आंदोलन हुआ। भरतपुर में जो आंदोलन हुआ वो स्पेशली यहां के जो गुर्जर और मेव थे, इनके द्वारा किया गया था, मेव और गुर्जर किसानों के द्वारा। 1931 में क्या हुआ कि भरतपुर में नया भूमि बंदोबस्त लाया गया। नया मतलब नया लैंड सेटलमेंट किया गया और उस नए लैंड सेटलमेंट में लगान दरों को बढ़ा दिया गया और बढ़ाकर कुल उपज का 1/3 भाग किसानों पर लाद दिया गया। यहां लंबरदार और पटेल ये वहां के बिचौलिए वर्ग थे। लंबरदार और पटेलों के द्वारा यहां पर आंदोलन किया गया जो स्पेशली गुर्जर और मेव जाति के थे। और इस भरतपुर किसान आंदोलन का जो नेतृत्व करता है, मेन लीडर जो था, वो था आपका भोजी लंबरदार। और इस भोजी लंबरदार ने यहाँ का जो सचिवालय था प्रशासनिक, इस सचिवालय को घेर लिया था और बाद में इसको जेल कर दी गई थी। तो ये प्रश्न एग्जाम में आएगा, भोजी लंबरदार। तो भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था? भोजी लंबरदार। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। ठीक है साथियों, भरतपुर के बाद मेवों का ही एक आंदोलन अलवर क्षेत्र में चला, मेवात क्षेत्र में चला और उसका नेतृत्व चौधरी यासीन खान के द्वारा किया गया। तो मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? चौधरी यासीन खान ने किया। और मेव किसान आंदोलन को संगठित करने के लिए, मेवों में एकता का भाव जगाने के लिए मोहम्मद हादी के द्वारा 1932 में एक संगठन तैयार किया गया, अंजुमन खादिम उल इस्लाम। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अंजुमन खादिम उल इस्लाम जो संगठन था 1932 में मोहम्मद हादी के द्वारा स्थापित किया गया था और इसके माध्यम से मेव किसानों को एकत्रित संगठित किया गया था। फिर यहां की सरकार ने मेवों की बात को मानने के लिए, मेवों को आश्वासन देने के लिए कि हां हम तुम्हारे हितैषी हैं, राज्य काउंसिल जो थी, राज्य परिषद, उसमें एक मेव लीडर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को जो है वो शामिल कर लिया। तो स्टेट काउंसिल में मेवों को शामिल कर लिया। तो मेवों को लगा कि अपनी डिमांड मानी जाएगी अब तो, क्योंकि अपना आदमी वहां की स्टेट काउंसिल में है। 1934 में फिर यह आंदोलन समाप्त हो गया। तो यह आपका भरतपुर किसान आंदोलन और यह आपका मेव किसान आंदोलन। आगे किसान आंदोलन जो हम देखेंगे उनमें अब बचे हुए हैं आपके मारवाड़ के किसान आंदोलन और एक आपके जयपुर राज्य के किसान आंदोलन। और जयपुर राज्य के जो किसान आंदोलन है उनमें सबसे मेन किसान आंदोलन होगा सीकर किसान आंदोलन। और सीकर किसान आंदोलन के साथ साथ शेखावाटी क्षेत्र में जो और ठिकानों में भी आंदोलन चले, पंचपाड़ा आंदोलन वगैरह, कई घटनाएं वहां घटित हुई, उनके संदर्भ में भी हम जानकारी लेंगे।